चलो जी। देखिए, कोई भी एक्ट है ना, उस एक्ट का प्रियम्बल हमें बताता है कि जी हम हमारे ये एक्ट का पर्पस क्या है। कोई भी एक्ट है उसका प्रियम्बल हमें बताता है कि जी इस एक्ट का पर्पस क्या है। तो मतलब वो सिंपली कह रहा है कि जी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इसको फर्दर वो एक्सप्लेन करता है, कहता है कि जी आ, हमने ये एक्ट बनाया है फॉर टू प्रोवाइड प्रिवेंशन ऑफ, टू प्रोवाइड एक्ट टू प्रोवाइड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, और मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, या कम्बैटिंग दी फिनांसिंग ऑफ टेररिज्म। मतलब जो फिनांस को टेररिज्म कर रहे हैं उसको भी हमने रोकना है, उसको भी हमने कवर करना है, उस पर भी अटैक करना है, उसको भी हमने रोकना है। साथ ही ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला पैसा है, या जो आपका जो ऐसा कोई पैसा, ऐसी कोई रकम जो टेररिज्म के फिनांसिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो उसको हमने फोरफीट करना है। ठीक है। प्रोफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब वो प्रॉपर्टी हमने फोर फीच भी करनी है, वो प्रॉपर्टी हमने फोर फीच करनी है। ये है इस एक्ट का पर्पज। साथ कहता है कि जी इससे मतलब वही जो प्रॉपर्टी जो फिनांसिंग या टेररिज्म या उसको वो कर लेंगे। साथ कहता है कोई दूसरा मैटर जो एंड मैटर कनेक्टेड देयर विद, मतलब उससे साथ कनेक्टेड कोई और मैटर है तो उनके लिए भी वो कर सकते हैं। उसके लिए भी वो मतलब उसके लिए भी ये प्रोविजन इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक हो गया। चले आगे तक जी, शार्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। कि जी इस एक्ट का नाम क्या है, इस एक्ट को कहते हैं दी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होता है। और आगे फिर इसकी डेफिनेशन है। आगे फिर इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखे ना कि जी अटैचमेंट, वो कहता है कि जी आपकी प्रॉपर्टी यही ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होती है उसको हम अटैच कर लेंगे। तो अटैच का मतलब क्या है कि जी उसको आप फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते, और डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, और उसको मूव नहीं कर सकते, उसको मूव भी नहीं कर सकते। ठीक है। और बेनिफिशियल ओनर से क्या मुराद है? बेनिफिशियल ओनर से क्या मुराद है? बेनिफिशियल ओनर से मुराद वो कहता है कि जी आपका नेचुरल पर्सन, या who ultimately own or control the customer or natural person who on whose behalf transaction is being, कहता है कि जी कोई ऐसा पर्सन जिसके ब्याह पे ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई पर्सन जिसके ब्याह पे ट्रांजैक्शन हो रही है, मतलब कोई पर्सन जिसके ब्याह पे ट्रांजैक्शन हो रही है, मतलब सिंपली वो कह रहा है कि जी ऐसा मतलब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि जी सपोज के मैं कहता हूँ अ, अब्दुल गनी को कि जी अब्दुल गनी साहब आप ये मेरा पैसा दुबई रख के आए। तो मैं अब्दुल गनी को कंट्रोल करूंगा, मैं अब्दुल गनी को ऑन करूंगा। ठीक है। अब्दुल गनी मेरे ब्याह पे काम कर रहे हैं तो मैं बेनिफिशियल ओनर हूँ। मैं बेनिफिशियल ओनर, मतलब बेनिफिशियल ओनर वो पर्सन जिसके ब्याह पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जिसके ब्याह पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है। आगे तक जी बिजनेस रिलेशनशिप, और मतलब CDD कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, और उसके बाद वो कहता है आपका कंपनी, कंपनी से मुराद हुई कंपनी जो है वो आपका कोई भी कारपोरेशन जो या फर्म वगैरह वो कंपनी में आते हैं। और कंपीटेंट अथॉरिटी से मुराद है कि जी अथॉरिटी रेगुलेटरी ओवरसाइट दी SRB, मतलब वो SRB होती है जो आपका वो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज। ठीक है। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, और उसके बाद फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ये लास्ट टाइम सेक्शन, ये सेक्शन 6 है फाइनेंशियल मॉनिटरिंग, ये इस पे क्वेश्चन आया था। और इन्वेस्टिगेशन इन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, मतलब ये आपकी कंप्यूटर अथॉरिटीज हैं, ये सर्च कर सकती हैं, और ये आपकी प्रॉपर्टी सीज कर सकती हैं, प्रॉपर्टी आपकी अटैच कर सकती हैं।
ठीक है, ओवरसाइट बॉडी फॉर SRB, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, या दी इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसिक्यूटर एजेंसी। ये आगे तक कॉर्पोरेट ग्रुप। और उसके बाद CTR है, करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ये CTR भी है, STR भी है। ठीक है, मतलब ये CTR करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, और STR है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ठीक हो गया। और उसके बाद कहता है कि जी आपका रियल स्टेट, और उसके बाद वो कहता है कि जी ये जो है ना, ये इनको कहते हैं कि जी डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस या प्रोफेशंस। नॉन फाइनेंशियल बिजनेस या प्रोफेशंस, मतलब नॉन फाइनेंशियल बिजनेस या प्रोफेशन कौन से हैं वो उसकी वो बताता है। मतलब आपका DNFPP। क्या? रियल स्टेट एजेंट, ये नॉन फाइनेंशियल बिजनेस है। नॉन फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल बिजनेस या नॉन फाइनेंशियल प्रोफेशन है। और उसके बाद कोई प्रीसियस मेटल्स या प्रीसियस स्टोन्स या ज्वेलरी ज्वेलरी वगैरह, ये भी आपका वो नॉन फाइनेंशियल बिजनेस है। और उसके बाद मतलब ये जो ज्वेलरी वगैरह जो पड़ी है, लॉयर अकाउंटेंट वगैरह, ये भी प्रोफेशन जो है वो नॉन फाइनेंशियल बिजनेस है। और उसके बाद कहता है कि जी मैनेजिंग, या कोई मैनेज कर रहा है, मतलब जो एम्प्लॉयर है वो भी कहेंगे कि वो नॉन फाइनेंशियल बिजनेस है। वो भी नॉन फाइनेंशियल बिजनेस है। और उसके बाद कहता है आपका, मतलब कोई बंदा क्लाइंट है या कोई प्रॉपर्टी मैनेज वगैरह कर रहा है, तो उनको भी कहते हैं वो भी नॉन फाइनेंशियल बिजनेस। वो भी नॉन फाइनेंशियल बिजनेस है। ठीक है, मतलब ये जो है ना, मतलब इन पे वो एक्ट अप्लाई नहीं होगा, मतलब ये ऑफेंस की नजर में नहीं आएंगे। मतलब एक बंदा मैनेजर है, काम कर रहा है, तो उसको वो ये नहीं समझा जाएगा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये उसमें नहीं आएगा। फिनेंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देखें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहता है आपका पर्सन कैरिंग on any one or more of the following activities: acceptance and deposit of the, मतलब वही आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो बिजनेस आप मतलब बैंक कह लो, तमाम मोस्टली, या फाइनेंशियल मतलब जो आपको लोन वगैरह देता है, मतलब सिंपली आप कह लो कि जी बैंक, ये आपका फाइनेंशियल है। लैंडिंग व्हाट्सएवर, जो लैंड सर्विस देता है, मतलब मैं कहूँगा जी IMF वगैरह, ये आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक हो गया। आगे कहता है आपका फिनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, ये आगे सेक्शन 6 में पढ़ेंगे। इस तरह ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये आपने देखनी है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि जी ऑफेंसेस कौन सी होती हैं। हम पढ़े ना ऑफेंसेस, मतलब आपका कौन सा एक्ट इस एक्ट के तहत ऑफेंस है। कौन सा एक्ट इस एक्ट के तहत ऑफेंस है, मतलब कौन से एक्ट को हम कहेंगे वो ऑफेंस है। मतलब मैं इसका कहूँ, ये देखें, ये सेक्शन 3 है। कहता है कोई भी पर्सन जो मतलब हम कोई पर्सन है तो उसको हम कहेंगे कि उसने ऑफेंस कमिट की है। अगर पहला वो कहता है, अगर वो कोई अक्वायर करता है या कन्वर्ट करता है या पोजेस करता है या लीज पे देता है या ट्रांसफर करता है कोई भी प्रॉपर्टी, जो उसको पता है नोइंग इट टू बी प्रोसीड ऑफ क्राइम, मतलब आप कोई प्रॉपर्टी जो क्राइम से भी उन्हें कनेक्टेड है, वो आगे किसी को मतलब ट्रांसफर करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, या उसको अक्वायर करते हैं, किसी से परचेज करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, तो आपने ऑफेंस कमिट की है। आपने मनी लॉन्ड्रिंग की ऑफेंस कमिट की है। ठीक है। दूसरा कहता है कि जी कोई बंदा
वही आके इन्हीं चीजों को, मतलब ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो उसने की है, उसको कंसील करता है। क्या करता है? छुपाता है। मतलब मेरे पास कोई प्रॉपर्टी जो मैंने वो ऑफेंस से कनेक्टेड कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है, उसको मैं कंसील करता हूँ। ठीक है, कंसील करता हूँ, ये मैं डिस्गाइज करता हूँ इस तरीके से कि जी मैं उसकी लोकेशन चेंज कर दूं, या उसको किसी पे मूव कर दूं, या फिर उसकी जो है वो ओनरशिप ट्रांसफर करूं। ठीक है, तो मैंने उसी ये ऑफेंस कमिट किया। अजान हम सुन लें, फिर आगे हम पढ़ते हैं। देखें, कहता है कि जी क्राइम से, मतलब क्राइम से ली गई प्रॉपर्टी को आप अक्वायर करते हैं, वो भी ऑफेंस में आएगा। क्राइम से रिलेटेड मतलब प्रॉपर्टी नोइंग इट टू प्रोसीड ऑफ क्राइम, जो प्रॉपर्टी क्राइम की मतलब जो प्रोसीडिंग से आई हुई है, मतलब क्राइम की ये पैसों से आई हुई है, क्राइम से ली गई है, मतलब दो चोरी डकैती रॉबरी, इससे रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी है, उसको आप अक्वायर करते हैं, पोजेस करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो वो ऑफेंस है। वो ऑफेंस है। इसी तरह आगे कहता है कि जी आपका कोई बंदा प्रॉपर्टी को, ऐसी कोई प्रॉपर्टी को कंसील करता है, या ऐसी पर कोई प्रॉपर्टी को वो डिस्गाइज करता है। डिस्गाइज मतलब उसको उसकी लोकेशन मूव करता है, उसकी मूवमेंट करता है, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो वो भी ऑफेंस है। वो भी ऑफेंस है, मतलब क्राइम से रिलेटेड प्रॉपर्टी को आप कंसील करते हैं। और कहता है कोई बंदा यही प्रॉपर्टी जो क्राइम से रिलेटेड है, उस प्रॉपर्टी को किसी के ब्याह पे रखते हैं। मतलब मिस्टर ए ने वो चोरी की डकैती की, मेरे पास आके वो प्रॉपर्टी रख देता है, तो वो मैंने जान के, वो मुझे पता है कि वो प्रॉपर्टी चोरी की है, फिर मैं उस चोर के ब्याह पे उसको अपने पास रखता हूँ, तो वो भी मैंने ऑफेंस कमिट किया मनी लॉन्ड्रिंग के तहत। और उसके बाद कहता है कोई बंदा इन्हीं तीन एक्ट में, ABC, मतलब आपका एक्वायर करने में, या कंसील करने में, या आपका प्रॉपर्टी होल्ड करने में, कोई बंदा मुझे, मेरे साथ पार्टिसिपेट करता है, मुझे एसोसिएट करता है, मुझे कॉन्स्पिरेसी करता है, मेरी एड करता है, मेरे साथ मुझे अबेट करता है कि जी मैं ये लाजमी रखूं, तो उसने भी ऑफेंस की। कि जी समझा जाएगा कि जी उसने भी ऑफेंस की। ठीक है, तो ये है आपकी ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग की। और इस मनी लॉन्ड्रिंग की ऑफेंस की सजा क्या है? कि जी अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग मतलब सेक्शन 3 की ऑफेंस कमिट करता है, तो सेक्शन 4 में बताया गया कि जी उसको इम्प्रिजनमेंट होगी 1 से 10 साल तक, फाइन होगा 25 मिलियन तक। और वो जो प्रॉपर्टी आपकी मतलब वो क्राइम वाली प्रॉपर्टी है, क्राइम प्रोसीड वाली प्रॉपर्टी जो है, वो फोरफिट हो जाएगी, फोरफिट टू वर्ड्स गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को फॉरफिट हो जाएगी। वो फेडरल गवर्नमेंट को फॉरफिट हो जाएगी। ठीक हो गया। मैं आपको स्टार्ट में बताना था, मैं ये हमारा ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मेन यही है कि जी पहले तो देखा जाता है कि जी मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है, सेक्शन 3 में बताया गया है। अब मनी लॉन्ड्रिंग की सजा सेक्शन 4 में बता दी गई है। फिर आगे बताता है कि जी आपका 5 में कि जी एग्जेक्टिव कमेटी बनाई जाती है, एग्जेक्टिव कमेटी वो रूल्स को अप्लाई कराती है। फिर उसके बाद जब हमें पता चल जाता है कि जी ये प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग से है या काउंटर फाइनेंसिंग के लिए है, वही प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाती है। और उसकी अटैच जो होती है वो भी आपका मतलब जो है कि 60 दिन के लिए अटैच की जाती है। ठीक है, उसके बाद फर्दर वो हम मतलब 60 दिन, 180 दिन के लिए अटैच की जाती है, 6 महीने के लिए। और फर्दर भी उतनी पीरियड के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी अटैच की जाती है, वही प्रॉपर्टी जो मनी लॉन्ड्रिंग या फिनांसिंग के लिए, टेररिज्म फिनांसिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद कहता है कि जी वो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी जो है वो हम जो है वो आपका मतलब जो प्रॉपर्टी अटैच होगी उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है, कि जी क्या वाकई प्रॉपर्टी लायबल टू अटैच है या नहीं है। जब पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी लायबल टू अटैच है, तो उस प्रॉपर्टी को फोरफिट कर दिया जाता है। उसके बाद कहता है सर्च करते हैं, कोई फर्दर कोई प्रॉपर्टी है सर्च करते हैं, और उसके बाद कोई पर्सन मिलता है डिटेन करते हैं। और उसके बाद फिर वो ऑफेंसेस सारी आपकी काग्निजेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं, और कोई ऐसी ऑफेंस जिसकी सजा 3 साल से ज्यादा है, तो उसको बेल होगी नहीं, वो प्रोहिबिटेड क्लास में आ जाता है। ये फर्दर उसमें
बताता है। मतलब ये आसान है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सिर्फ ये कहता है कि जी हमने मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रायल फाइनेंसिंग को रोकना है। मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रायल फाइनेंसिंग को रोकना है, यही चीजें हम इधर पढ़ रहे थे। ये किधर गया? ये यही हम पढ़ रहे थे कि जी कोई बंदा वो समझा जाएगा कि पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया। जो पर्सन, कोई पर्सन अक्वायर करता है चीजें, कोई पर्सन कंसील करता है, कोई पर्सन होल्ड करता है किसी के ब्याह पे, और कोई पर्सन जो पार्टिसिपेशन करता है इन तीनों काम के लिए, तो उसने ऑफेंस कमिट किया है। उसकी सजा फिर सेक्शन 4 में बताएगी। आ गया जी नेशनल एग्जेक्टिव कमेटी। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, वो जब एक्ट बनता है तो कोर्ट जो है एक नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाती है। कमेटी जो है वो साल में कम अज कम 2 दफा मीटिंग करती है। साल में 2 दफा मीटिंग करती है, यही नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। मतलब यही आपकी कमेटी है जो इस मनी लैंडर एक्ट के पर्पस को कंप्लीट कराएगी। मतलब ये मनी लैंडरिंग को एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाएगी। ये 2 दफा मीटिंग होगी और ये रिकमेंडेशन देगी फेडरल गवर्नमेंट को कि जी हमने रूल्स टू मेक रूल्स। मतलब वो रूल्स बनाने के लिए भी कह सकती है। मतलब यही नेशनल एग्जेक्टिव कमेटी रूल बनवाएगी, और इसने रूल बनवाए भी हैं। रूल आपके एक तो पुराने हैं 2005 के, ओ सॉरी 2008 के, और दूसरा 2015 के भी रूल्स इस नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने रूल्स बनवाए हैं। और उसके बाद रिकमेंडेशन देगी गवर्नमेंट को कि जी हमने रूल्स को मतलब रिकमेंडेशन देगी फेडरल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग दी ऑफेंसेस। एक तो मतलब उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, और हमने रूल्स बनाना है कि जी कैसे हमें पता चलेगा कि जी ये एक्ट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में आता है या नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग में आता है या नहीं। ठीक है, या मेक रिकमेंडेशन टू फेडरल गवर्नमेंट टू ऑन द एप्लीकेशन ऑफ काउंटर मेयर्स एज कॉल्ड फॉर द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और उसके बाद कहता है आपका प्रोवाइड गाइडेंस मेकिंग इन एंड रूल्स रिगार्डिंग दी दिस एक्ट। यदि हमने इस एक्ट को कैसे रेगुलेट करना है उसके लिए सजेशन भी दे सकती है। मतलब यही आपका, यही एक्ट आपका है, आपका नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जो आपको ये इम्प्लीमेंट करवाती है। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो आपको इम्प्लीमेंट करवाती है। आगे आ जाता है आपका फिनेंशियल, वो आ जाता है फिनेंशियल एफएमयू, फिनेंशियल एग्जैक्ट वो मॉनिटरिंग यूनिट, फिनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। ये अब ये पीछे ना वो आ चुका है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि जी फिनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के फंक्शन बताएं, फंक्शन एंड पावर्स बताएं। ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है। ये है आपका फिनेंशियल, ये फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ना, ये भी आपकी एक समझ लगे कमेटी है। मतलब नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के नीचे ये एक यूनिट है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि जी फंक्शन क्या है कि जी इसने STR और CTR रिसीव करने हैं। STR क्या है? आपका वो STR कहता है वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है। मतलब आपका वो STR है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, और CTR है करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और STR। अब ये ना वो आपका रिसीव करेगी, मतलब मुख्तलिफ एंटिटीज अपनी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट भेजेंगी, करेंसी ट्रांजैक्शन और
दूसरी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट भी भेजेंगी, और उसको देख के देखेगा कि क्या इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग में आता है या नहीं, फंड फाइनेंसिंग में आता है या कोई, या नहीं। और उसके बाद कहता है कि जी आपका वो, ये फिनेंशियल, और उसके बाद कहता है कि जी वो आपका कॉल फॉर रिकॉर्ड एनी पर्सन एजेंसी, वो किसी पर्सन या एजेंसी से कोई रिकॉर्ड मंगवा सकता है, पर्सन या एजेंसी से रिकॉर्ड मंगवा सकता है। और आगे की तरफ फॉरवर्ड एसटीआर या सीटीआर टू इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जब ये मॉनिटरिंग यूनिट, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट आपने पास वो रिकॉर्ड मंगवा लेगा, तो उस रिकॉर्ड को, आपका रिकॉर्ड मंगवा, तो रिकॉर्ड में मतलब वही एसटीआर भी होंगे, सीटीआर भी होंगे, तो ये मुतलका एजेंसी को भी भेजता है, मतलब मुतलका एजेंसी को, जो एजेंसी मतलब आपका इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। मतलब मैं कहूँ ना कि जी फिनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है आपका, मतलब एफआईए फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है सपोज, तो ये उसको लगता है कि जी ये जो नेस्ले है मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, या ये आपका कोक है मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है, ठीक है, तो फिर ये आपका ये यूनिट को लगता है, तो ये इनकी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट मंगवाएगा, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट मंगवा के इनको भेजेगा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, वो जेआईटी हो सकती है या कोई और भी, कोई और भी हो सकती है। ठीक हो गया। आगे तक मेंटेन डेटाबेस, ये डेटाबेस को मेंटेन करती है, डेटाबेस किस चीज का, एसटीआर, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, और कोऑपरेट विद फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ भी कोऑपरेट करती है। और आगे करता है आपका रिप्रेजेंट पाकिस्तान या इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन टू दी आप फिनेंशियल इंटेलिजेंस, मतलब देखे ना पूरे पाकिस्तान में या इंटरनेशनल लेवल पे भी यही एफईएमयू फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। कब, जब फिनेंशियल इंटेलिजेंस की बात आएगी, फिनेंशियल इंटेलिजेंस की जब बात आएगी, तो ऐसे कोई मौके होंगे, तो यही आपका फिनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है, या यही हमें जो है वो आपका रिप्रेजेंटेशन करता है पाकिस्तान की। ठीक है, ये इसकी function है। मतलब एसटीआर रिसीव करता है, और वो इनको एनालाइज करता है, एनालाइज करके कोई रिकॉर्ड भी मंगवा सकते हैं, एफएमयू कोई रिकॉर्ड भी मंगवा सकता है किसी पर्सन या एजेंसी से, रिकॉर्ड भी मंगवा सकता है। और उसके बाद यही आगे एसटीआर दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भेज देता है, एसटीआर या वो सीटीआर जो है वो दूसरे प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी को या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भेज देता है फॉर इंक्वायरी। ठीक हो गया। और उसके बाद इंक्वायरी के लिए भेज देता है। ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पे मतलब वो डेटाबेस भी मेंटेन करता है, और इंटरनेशनल लेवल पे फिनेंशियल जो फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उसके साथ कोऑपरेट करता है, और इंटरनेशनल लेवल पे इंटेलिजेंस, फिनेंशियल इंटेलिजेंस के साथ फिनेंशियल इंटेलिजेंस को में रिप्रेजेंटेशन भी देता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में रिप्रेजेंटेशन भी देता है। चलें जी, आगे जी आपका। ठीक हो गया, ये आपका फिनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है। ठीक है। अब मतलब ये उसके फंक्शन बता दिए, आगे है कि जी आपका सेक्शन 8 देखें, तो हम प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं, क्या प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं क्या,
प्रॉपर्टी अटैच होगी, कौन सी? वो प्रॉपर्टी जो मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हो रही है उसको हम अटैच कर सकते हैं, उसको हम अटैच कर सकते हैं। ठीक हो गया। कहता है ये अच्छा, ये प्रॉपर्टी कौन अटैच करता है? ये प्रॉपर्टी अटैच करता है आईओ। कहता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विद प्रायर परमिशन ऑफ कोर्ट। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है आपके आईओ की परमिशन से। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, स्क्रीन शो हो रही है आपको? हो रही है ना? हाँ ठीक है। ठीक है, चले। आप, वो कहता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विद प्रियर परमिशन ऑफ कोर्ट जो है वो प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं। अटैच करेगी किस, वो प्रॉपर्टी अटैच करेगी, और ये प्रॉपर्टी 180 दिन मतलब 6 महीने के लिए अटैच कर सकती है। और यही टाइम मतलब 180 दिन का जो टाइम है, इसको कोर्ट एक्सटेंड भी कर सकती है। मतलब 6 महीने के लिए अटैच किया तो फर्दर 6 महीने के लिए भी कोर्ट एक्सटेंड कर सकती है प्रॉपर्टी अटैच। अब ये वो प्रॉपर्टी है जो उसको सस्पिशन है कि जी ये ऑफेंस में इन्वॉल्व है, जो हमने सेक्शन 3 वाली ऑफेंसेस पढ़ी हैं उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो उस सूरत में वो प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं। आगे तक जब ये प्रॉपर्टी अटैच करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेड को 48 आवर्स के अंदर रिपोर्ट भी करना होता है। 48 आवर्स के अंदर रिपोर्ट भी करना होता है। उसके बाद कहता है कि जी आईओ जो है वो वही रिपोर्ट भेजता है। उसके बाद अटैच प्रॉपर्टी जो है वो रिलीज हो सकती है। मतलब मेरी प्रॉपर्टी अटैच हुई है तो वो रिलीज हो सकती है। दो सिचुएशन है। क्या? वो दो सिचुएशन, जब वो जो 6 महीने के लिए अटैच किया था वो टाइम कंप्लीट हो जाए, या उससे पहले आईओ डिक्लेयर कर दे, आई कोर्ट आईओ फाइंडिंग दे और डिक्लेयर कर दे कि जी ये प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग से डिक्लेयर नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग से डिलीट नहीं करती ये प्रॉपर्टी। तो ऐसी सूरत में वो प्रॉपर्टी रिलीज हो जाएगी। ऐसी सूरत में वो प्रॉपर्टी रिलीज हो जाएगी। मतलब सर सिंपली मेरे पास तो 90 डेज लिखे हुए हैं सेक्शन 8 में सर। सेक्शन 8 में मेजर 90। एक्ट है सर 2022 का मेरे पास। यहाँ पे देखना 180 है। ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये अमेंडमेंट आई है कब की है मैं दिखाता हूँ आपको। ये 180 डेज है। ये, और ये अमेंडमेंट है 2020 की अमेंडमेंट है। राइट सर। वो आपका ना ये फनकारी करते हैं, आपको बताते हैं कि जी 2020 का है, लेकिन 2020 का होता नहीं है अमेंड। प्रिंटेड सर 2018 का लग रहा है और ऊपर लिखा हुआ है 2022। बस ये दो नंबर ही है ना, मतलब 2018 तक अमेंड है, और ये राइट। अमेंडमेंट आई है 2020 की। राइट सर। आपने 180 दिन लिखने हैं सर। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। ये दो नंबर ही करते हैं, ये बेईमान है। ये ला वाले सारे बेईमान हैं, सारे बेईमानी करते हैं। मतलब कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, वरना मेजोरिटी बेईमानों की है। आप देखे ना, वो पहले ही मतलब वो हम भी मतलब बुक छपवानी थी, यही पास पेपर हो गए। तो कहते हैं ज्यादा, जितनी ज्यादा वो छपवाएंगे तो उतनी ज्यादा आपका वो कास्ट कम होती है। तो वो इस तरह ये एक दफा कास्ट वो इकट्ठी जमा करवा के रख लेते हैं, बाद में वही सेल करते रहते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि जी ये नवी है पुरानी है। वो पहला सफा चेंज करते हैं और वो कर लेते हैं बस। पेज वही होते हैं, सारा कुछ वही है। चलें आगे देखिए। आगे वो कहता है कि जी यही देखे ना, प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं 160 दिन के लिए, 180 दिन के लिए अटैच करेंगे, फिर मजीद 180 दिन के लिए उसको आ, फर्दर अटैच कर सकते हैं। और वही मतलब जब अटैच करेंगे तो 2
दिन के अंदर, मतलब 48 आवर्स के अंदर अंदर आपने ये रिपोर्ट करना होता है हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। और उसके बाद कहता है कि जी यही आपका अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो अटैच प्रॉपर्टी रिलीज हो जाती है अटैचमेंट से, अगर आप प्रूव कर दें कि जी ये प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग से इन्वॉल्व नहीं है, या आप प्रूव कर दें कि जी ये जो है वो टाइम जो 6 महीने के लिए अटैच किया था वो टाइम कंप्लीट हो गया है, तो वो प्रॉपर्टी रिलीज हो जाती है। वो प्रॉपर्टी रिलीज हो जाती है। आगे था आपका यही, जब प्रॉपर्टी अटैच हो गई, ठीक है, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। प्रॉपर्टी अटैच होगी तो इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन में मतलब ये जो पीछे मैंने लिखा ना कि जी जब इन्वेस्टिगेशन में प्रूव हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी लेबल नहीं है, तो फिर उसमें हो जाता है। चला, ठीक है, कहता है कि जी आपका इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, मतलब वो कहता है कि जी आपका जब प्रॉपर्टी अटैच होगी तो उसके बाद इन्वेस्टिगेट की जाएगी। मतलब मेरी प्रॉपर्टी अटैच हुई है तो इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या मेरी प्रॉपर्टी वो लायबल टू अटैच है या नहीं, वो प्रॉपर्टी मेरी लायबल टू अटैच है या नहीं। तो कहता है इन्वेस्टिगेशन, मतलब कहता है कि आई यू शैल सेंड नोटिस विद इन 7 days टू पर्सन कंसर्न। पर्सन कंसर्न मतलब मेरी प्रॉपर्टी अटैच हुई है तो मुझे नोटिस आ जाएगा, ठीक है। अब नोटिस आ जाएगा तो मुझे कहा जाएगा कि जी भाईजान आप आके अपने सोर्स ऑफ इनकम बताएं। अपने सोर्स ऑफ इनकम मतलब मेरी इनकम टोटल बनती है सपोज के 2 लाख की, मेरे पास एसेट्स हैं 2 करोड़ के, तो वो डेफिनेटली वो मनी लॉन्ड्रिंग से है, मतलब वो ऑफेंस है, वो मैंने किसी क्राइम के थ्रू लिए हुए हैं। और आगे वो बताता भी है कि जी प्रिजम्पशन भी यही होती है कि जी जब ऑफेंस होगी है तो ये CNSA वाली है कि जी प्रिजम्पशन कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आ गया है तो कोर्ट समझती है कि जी ये वो जो डॉक्यूमेंट में जो कुछ लिखा हुआ है वो सही है। और मुलजिम को जिसके खिलाफ FIR हो गई है या कंप्लेंट आ गई है मनी लॉन्ड्रिंग की, तो वो समझा जाता है कि जी उसने ये मनी लॉन्ड्रिंग की होगी, ठीक है। तो जिसकी प्रॉपर्टी अटैच हुई है उसको समन नोटिस किया जाता है 7 दिन के अंदर के भाईजान आप आए और आके शो करें कि जी ये प्रॉपर्टी जो है मतलब आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है पहले ये बताएं। दूसरा आप शोकाज का आंसर दें शोकाज का कि जी क्यों ना आपकी प्रॉपर्टी वो अटैच की जाए, क्यों ना प्रॉपर्टी आपकी डिक्लेयर की जाए कि जी ये प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग से इन्वॉल्व है, क्यों ना इस पे डिक्री दी जाए। या क्यों ना कोर्ट ऑर्डर करे कि जी आंसर टू शो काज वाई प्रॉपर्टी नॉट प्रॉफिट टू गवर्नमेंट। मतलब ये तीन चीजों का आंसर देना है। मतलब पहले तो उसको बताया कि शो काज मतलब अपनी वो सोर्स ऑफ इनकम बताएं, सोर्स ऑफ इनकम के बाद उसको शो काज देगा, 2 शो काज क्यों आप शो काज दें, वाई ये प्रॉपर्टी नॉट डिक्लेयर एज प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, वाई दी प्रॉपर्टी, वाई जो है वो प्रॉपर्टी नॉट बी फॉरफिट टू गवर्नमेंट, ये प्रॉपर्टी फॉरफिट क्यों ना हो, फॉरफिट टू वर्ड गवर्नमेंट हो, ये फॉरफिट क्यों ना हो। ठीक हो गया। आगे कहता है आपका वही उसके बाद आईओ क्या करेगा, आईओ जो है वो उसकी रिस्पॉन्स है, मतलब मुझे बुलाया गया है, ठीक है, मुझे बुलाया गया, मेरी प्रॉपर्टी अटैच हुई है तो मुझे बुलाया गया है, मुझे बुलाया गया तो वो कोड जो है मेरे रिस्पॉन्स पे, मतलब मेरे मैंने जो जवाब दिया है, ठीक है, मैंने जो शोकाज का जवाब दिया है या मैंने कोई सोर्सेज ऑफ इनकम बताया है तो मेरे वो रिप्लाई पे मुझे सुन के या मेरे कोई डॉक्यूमेंट्स दे के
आईओ ने डिक्लेयर करना है, आईओ ने अपनी फाइंडिंग देनी है, रिकॉर्ड फाइंडिंग। आईओ जो है अपनी फाइंडिंग देगा, वादर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग और नॉट, क्या ये प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में आती है या नहीं, को वो उसने evidence है। ठीक है, तो ये है आपका वो। सिंपली उसने कहा कि जी पहले तो आपकी प्रॉपर्टी अटैच होगी। ठीक है, प्रॉपर्टी अटैच करेंगे। ठीक है, 180 दिन के लिए अटैच करेंगे, फर्दर 180 दिन के लिए अटैच कर सकते हैं। जब अटैच होगी तो 2 दिन के अंदर हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को बता देंगे। उसके बाद वो कहता है कि जी आपका, उसके बाद वो मतलब उसको दे देंगे। उसके बाद वो कहता है आपका, वो जो है आपका मतलब वो इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन में वो इन्वेस्टिगेट करके वो बताएगा, मतलब उसको सुन के उसकी डॉक्यूमेंट्स दे के, और वो आईओ ने डिक्लेयर करना है कि ये प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है या नहीं। अगर वो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो वो प्रॉपर्टी फोरफिट हो जाएगी। अगर इन्वॉल्व है तो फोरफिट हो जाएगी, इन्वॉल्व नहीं है तो वो फोरफिट नहीं होगी। ठीक है, ये आपका 10 मतलब वेस्टेड टू प्रॉपर्टी। मतलब वो कोई प्रॉपर्टी जो उसमें आ जाती है आपका, जो प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग या काउंटर फिनेंसिंग में आती है तो वो प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है। वो प्रॉपर्टी अटैच। ठीक है, कहता है मेरे ऑर्डर, व्हेन ऑर्डर फॉर फ्यूचर हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 6 इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन, ऑल राइट्स, मतलब वो सपोज के वो कहते हैं कि जी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है और प्रॉपर्टी फोरफिट करते हैं, तो कहता है ऑल राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी शैल वेस्ट टू फेडरल गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम इनकमनेस। जब प्रॉपर्टी अटैच हो गई तो वो राइट्स गवर्नमेंट के हो जाएंगे, वो राइट्स गवर्नमेंट के हो जाएंगे। सिंपली हमने ना जो पढ़ा है वो सीधा सीधा चल रहा है। एक तो हमने पहले पढ़ा है कि जी प्रॉपर्टी जो है वो देखेंगे कि जी मनी लॉन्ड्रिंग वाली कौन सी है। जो क्राइम करके आई गई है वो मनी लॉन्ड्रिंग वाली है। जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है उसको 1 से 10 साल तक सजा होगी, और उसके बाद उसको फाइन होगा 25 मिलियन तक, और उसके बाद कोई प्रॉपर्टी भी आपकी फोरफिट हो जाएगी गवर्नमेंट को। आप फोरफिट होने के लिए पहले प्रॉपर्टी अटैच करेंगे। अटैच 160 दिन के लिए करते हैं, 180 दिन के लिए करते हैं, और फर्दर पीरियड के लिए भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि क्या बाकी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है या नहीं है, और बाकी प्रूव हो जाता है कि जी वो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। ठीक है, बेहद ही अ, वो प्रॉपर्टी अटैच जो है वो रिकॉर्ड बिकम फाइनल। ठीक है, कोर्ट में फॉरफिट ऑर्डर फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी, जब जब प्रूव हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो वो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर लेती है। अब फॉरफिट होने का तरीका कर क्या है वो यही बता रहा है। कहता है कि जी जब प्रॉपर्टी फॉरफिट हो गई 9(6) के तहत, तो जो उस प्रॉपर्टी के जो राइट्स होते हैं वो किसके पास चले जाएंगे, उस प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं वो गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। उस प्रॉपर्टी के राइट्स गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। मतलब तमाम, मतलब वो समझा जाएगा वो प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस है, उस प्रॉपर्टी पे कोई इनकम्बरेंस नहीं है। हाँ, फिर वो कहता है कि जी अगर वो लगता है कि जी वो इनकम्बरेंस वो चार्ज लगा है, इनकम्बरेंस राइज हुआ है ऑफेंस के बाद। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी अटैच होती है, प्रॉपर्टी फोरफिट हो जाती है गवर्नमेंट के पास 2020 में। उसके बाद कोई उसकी से ऑफेंस वगैरह होती है तो वो उसके लाइबिलिटी में नहीं आएगी। हाँ, उससे पहले कोई हुई है, उससे
पहले कोई हुई है प्रॉपर्टी, मतलब वो उस 20 से पहले कोई किसी का कोई चार्ज बनता है तो कोर्ट उसको दे सकती है, वरना कोर्ट उसको नहीं देगी। ठीक है, वो सिंपली उसको समझा जाएगा कि वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो गई है। और इनकम्बरेंस भी नहीं है, इनकम्बरेंस तब होगा जब वो ऑफेंस के बाद आएगा तो, ऑफेंस के बाद आएगा तो, मतलब देखे ना, कैटेगरी प्रोवाइडेड दैट वेयर कोर्ट आफ्टर गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू एनी अदर पर्सन interested under attached under A, yeah, C's section 14 is opinion that any encumbrance or property release interest has created with a view to defeat the provision of this act, मतलब वो इस एक्ट की प्रोविजन के अगेंस्ट है। इट में आर्डर, वो आर्डर कर सकती है टू डिक्लेयर द इनकम्बरेंस आर लीज होल्ड इंटरेस्ट टू बी वाइड, मतलब वही कि जी, अगर आपने प्रॉपर्टी अटैच हो गई है, प्रॉपर्टी अटैच हो गई है, उसके बाद आप इसको लीज पे देते हैं, मोर्गेज पे देते हैं, तो वो उसकी कोई इनकम्बरेंस होगी नहीं, वो कम्बरेंस वाइड है। हाँ, प्रॉपर्टी अटैच या फोरफिट होने से पहले कोई इनकम्बरेंस थी, मतलब प्रॉपर्टी अटैच हुई है 2020 में, फोरफिट हुई है 2020 में, आपने 2000 में कोई प्रॉपर्टी वो मॉर्गेज कराई हुई थी, इनकम कराई हुई थी, तो वो समझा जाएगा वो इनकम ठीक है, वरना समझा जाएगा इनकम कोई नहीं है। आ गया जी आपका, वही प्रॉपर्टी जो फोरफिट हो जाती है तो उसको मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर रख सकते हैं। इसके लिए ना पीछे हमने वो CNSE का सेक्शन 44 भी है, उसमें भी हमने पढ़ा है कि जी अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो कोई प्रॉपर्टी, मतलब CNSE में हमने पढ़ा है कि जी अगर कोई प्रॉपर्टी, CNSE कि जी जब कोई प्रॉपर्टी फोरफिट फ्रीज हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर रखते हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर रखते हैं। और एक और देखें, यहाँ पे भी कहता है कि जो प्रॉपर्टी फोरफिट हो जाएगी तो कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर रखते हैं। हाँ, 44 ही है, हुई कि जी जब प्रॉपर्टी फोरफिट होगी तो उसका एडमिनिस्ट्रेटर रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर ही उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्ट्रेट करता है, एसेट को एडमिनिस्ट्रेट करता है। ठीक है, यहाँ पे भी वही कोई प्रॉपर्टी जो फोरफिट होगी तो उसको उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा। ठीक है, वही एडमिनिस्ट्रेटर ही वो प्रॉपर्टी को एडमिनिस रिसीव करेगा, मैनेज करेगा, वही प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा। मतलब सपोज के प्रॉपर्टी कोर्ट ने मेरी प्रॉपर्टी फोरफिट की है, तो मेरी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट का संभालेगी, उसके लिए एक अलहदा से एडमिनिस्ट्रेटर या रिसीवर रखते हैं, वही रिसीवर ही मेरी प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा। आगे कहता है आपका, नो प्रोसीडिंग अगेंस्ट दी वो एंटिटीज के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी। चलो जी, ठीक है, वो कहता है कि जी आपका कोई इसके मतलब कोई वो इंफॉर्मेशन देता है, कोई रिपोर्ट करता है, दी रिपोर्टिंग एंटिटीज एंड डायरेक्टर, उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी। मतलब सपोज के गवर्नमेंट को कोई रिपोर्ट करता है कि जी ये बंदे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं,
तो उनके खिलाफ कोई लाइबिलिटी नहीं होना। तो एनी सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी या एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, मतलब कोई भी एंटिटी, मतलब कोई भी पर्सन वो रिपोर्ट करता है तो उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग ऐसी नहीं होगी, कोई ऐसी प्रोसीडिंग नहीं होगी। मतलब मैं कहूँ कि जी मेरी कंपनी का कोई डायरेक्टर है, वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर देता है कि जी मैं मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हूँ, मैंने मनी ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, तो उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी। पीछे हमने पढ़ा है आपका आर्टिकल, आपने पीछे पढ़ा होगा आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 क्यूएसओ क्या कहता है अब्दुल गनी साहब? सर आर्टिक मुझे याद नहीं है। मुझे याद नहीं है, क्यों याद नहीं है? हाँ जी विशिजा, क्या कहता है मैडम आर्टर आर्टी वो 8? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। आर्टिकल 8 ये कहता है कि जो मकबरी होती है, यानी कि जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, तो मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर से या पुलिस ऑफिसर से नहीं पूछा जाएगा कि आपने इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट की है, कहाँ से आपको हाँ मिली है। हाँ जी, गुड गुड। मतलब मुखबरे खास के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे वही है कि जी ये एंटिटीज जो कोई बंदा रिपोर्ट कर रहा है कि जी ये जो है वो मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट नहीं की, उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट नहीं की। और उसके बाद वो कहता है कि जी वही प्रॉपर्टी जो है जिस पे शक है वो प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं। वो कोई प्रॉपर्टी है तो वो सर्च एंड सीज कर सकते हैं। मतलब कहता है वेयर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एज मतलब एज ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन पोजेशन, मतलब जब उसको पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो कि कोई मतलब क्या है, दैट एनी पर्सन हैज कमिटेड डिफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, कि जी किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, या इन पोजेशन ऑफ मनी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व मनी लॉन्ड्रिंग, उसके पास प्रॉपर्टी है कोई, या फिर वो कहता है आपका कोई आपका पोजेशन है, उसके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड जो के केस से रिलेट कर सकता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल से डील कर सकता है, तो फिर वो ऐसी सूरत में जाके उधर सर्च कर सकते हैं। क्या करेगा वो? एंट्री करेगा, सर्च करेगा किसी बिल्डिंग प्लेस या विजिल पे, और वहां से वो अगर एंट्री नहीं मिलती तो उसकी घर के दरवाजे तोड़ देगा, और फिर उससे वो सर्च करेगा और सीज करेगा, कोई प्रॉपर्टी है तो वो सीज करेगा, सीज द रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को या सीज को सीज करेगा। और मतलब कोई चीज़ वो सर्च करेंगे, मतलब घर जाते हैं सर्च करने के लिए, तो वो जो चीज़ मिलती है उसको सीज कर लेते हैं, और उसकी फिर और उसको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा देते हैं कि जी ये फलां घर से फलां दिन सर्च किया था। और उसके ऊपर मतलब हम एंट्री भी करते हैं, इन्वेंट्री करते हैं कि जी आप हम आएंगे ना माल मुकदमा में रखेंगे, मतलब वो जो हमारा रजिस्टर है माल मुकदमा का रजिस्टर नंबर 19, उसमें एंट्री कर देंगे, उसमें एंट्री कर देंगे कि जी ये प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग से। ठीक हो गया। इसी तरह जो पर्सन इन्वॉल्व है उसको सर्च करके उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं। मतलब वो घर में किसी के घर, ये 102 में अक्सर बात कर रहा है, किसी घर में सर्च करने गए हैं, तो उस घर वालों ने कंसील कर लिया है, उस घर वालों ने कुछ चीज छुपा के रख ली है, जो हमने सेक्शन 102 है सीआरपीसी का। तो फिर उस घर वालों की भी सर्च कर सकते हैं। फिर घर वालों को कहता है कि जी अगर वुमेन है तो वुमेन की सर्च, वुमेन की सर्च वुमेन ही करेगी, वुमेन की सर्च वुमेन ही करेगी। यहाँ पे देखना वो, नो वुमेन फीमेल शैल बी एक्सेप्ट भाई, वुमेन की सर्च वुमेन ही करेगी। उधर 102 में भी यही बातें की गई हैं। आगे कहता प्रॉपर्टी रिटेन कर सकते हैं और रिकॉर्ड रिटेन कर सकते हैं, मतलब जो प्रॉपर्टी सर्च की गई है या कोई रिकॉर्ड रखा गया है वो सर्च कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। आगे हमने सीएनए से पढ़ा था कि जी जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल होती है, मतलब 29 और 30, 29 और 30 हमने पढ़ा था।
CNS का कि जी अगर आपके पास कोई 29 कहता है कि जी CNS नार्कोटिक ड्रग्स आपके पोजेशन में है, तो समझा जाएगा कि जी आपने उससे रिलेटेड ऑफेंस कमिट किया है, प्रिजम्पशन कोर्ट की यही होगी। और आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है, या डॉक्यूमेंट आपने आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है, या आपने कोई मतलब आपसे कोर्ट कोई डॉक्यूमेंट मंगवाया गया है, तो उस डॉक्यूमेंट में जिसके साइन है कोर्ट समझेगी कि उसी पर्सन के साइन है, और उस डॉक्यूमेंट में जो कुछ लिखा हुआ है कोर्ट समझेगी वो कंटेंट भी ट्रू है, वो कंटेंट जो लिखा गया वो भी ट्रू ही है। ठीक है, ये सर्टेन प्रिजम्पशन है। यहाँ पे भी वही कहता है कि जी आपके घर से कोई करेंसी कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकलते हैं मिलते हैं, तो कोर्ट की प्रिजम्पशन ये होगी, कोर्ट शैल प्रिज्यूम, क्या शैल प्रिज्यूम द सिग्नेचर ऑफ विच प्रपोज टू हैव राइटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। मतलब कोर्ट समझेगी कि जी उस पे कोई डॉक्यूमेंट मिला है, उस पे किसी के साइन है, मतलब वो डॉक्यूमेंट मिलता है उस पे मेरे साइन है, तो समझा जाएगा कि जी मैंने खुद साइन किया है, मैंने खुद साइन की है, और उसकी राइटिंग है तो वो समझा जाएगा जिसकी राइटिंग है उसकी वही होगी। और उसके बाद उसी डॉक्यूमेंट को एविडेंस में भी ले सकते हैं, चाहे उस डॉक्यूमेंट पे कोई वो कोड फीस नहीं भी है, स्टैंप नहीं भी लगी हुई, फिर भी समझा जाएगा वो उसको ले सकते हैं। और उस डॉक्यूमेंट की कंटेंट को भी ट्रू समझा जाता है। ठीक हो गया, यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, एनी वन एनी क्वेश्चन, क्लियर है यहाँ तक? आगे जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन वो कहता है सेशन कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, सेशन कोर्ट भी वो जो उस एरिया में आया, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग लाहौर में की गया तो लाहौर की कोर्ट, लाहौर की सेशन कोर्ट को जुरिस्डिक्शन हासिल है, वो ट्राई कर सकती है। और उसके बाद वो कहता है गवर्नमेंट भी चाहे तो केस ट्रांसफर कर सकती है। आगे कहता है इस एक्ट में, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जितनी भी ऑफेंसेज हैं जो सेक्शन 3 वाली है, शैल बी वो कागनिबल, वो सारी कागनिजेबल हैं और नॉन अवेलेबल है। मतलब जितनी भी ऑफेंसेस हैं, मतलब चाहे ऐसी ऑफेंस ऐसी कोई एक्ट जिसकी सजा 1 साल है, वो भी नॉन अवेलेबल, वो भी नॉन अवेलेबल है और कागनिजेबल है। ठीक है, एवरी पनिशेबल एंड नॉन अवेलेबल, कागनिजेबल है और नॉन अवेलेबल है। साथ ही कहता है कि जी आपका कागनिजेबल और नॉन अवेलेबल है, और उसके बाद कहता है कि जी आपका ये प्रोहिबिटरी क्लास बता रहा है कि जी ऐसी कोई ऑफेंस जिसकी सजा 3 साल से ज्यादा है, प्रोहिबिटरी क्लास ये भी आ जाएगा। ठीक है, प्रोहिबिटरी कि जी ऐसी कोई ऑफेंस जिसकी सजा 3 साल से ज्यादा है, उसमें बेल होगी नहीं, बेल क्यों? नो पर्सन अक्यूज ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट टर्म इम्प्रिजनमेंट मोर देन 3 ईयर शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसकी सजा 3 साल से ज्यादा है, उसको बेल पे रिलीज कर ही नहीं सकते, उसको बेल पे रिलीज नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड क्लॉज है। जब तक प्रोसिक्यूटर को नोटिस न दे दें, या जब तक दूसरी पार्टी उसको प्रूव ना कर दे कि जी देयर इज नो रिजनेबल ग्राउंड्स ऑफ गिल्टी, कि जी वो मुलजिम गिल्टी नहीं है, कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे, मतलब एविडेंस दे दे कि जी वो गिल्टी नहीं है या उसने ऑफेंस कमिट नहीं की, तब, वरना वो भी समझा जाएगा कि जी वहां पे भी आपको बेल। ठीक हो गया, ये आगे बेल के बारे में बताता है। आगे फिर कहता है कि जी CRPC CS पे अप्लाई होगी, मतलब पूरा CRPC अप्लाई होगी। और उसके बाद कहता है आपका अपील जो है वो 60 दिन में करनी होती है हाई कोर्ट। कहाँ पे करनी होती है? 60 दिन में हाई कोर्ट के पास अपील करनी है। अगली पार्टी 8 अब कोर्ट में प्रेफर्ड अपील टू हाई कोर्ट विद इन 60 डेज।
रेफर हाई, वो हाई कोर्ट कॉमन, 60 दिन में हम अपील फाइल करने आती है। जी, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, एनी वन एनी क्वेश्चन। और पॉइंट बस ये मेन आपका वो है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यही है और कुछ नहीं है इसमें। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, एनी वन एनी क्वेश्चन। जी क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, एनी वन एनी क्वेश्चन। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आ चल रही है सर जी जनाब। सर, आ रही है, आ रही है। चलें 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 चलें, बाकी ठीक है, बाकी हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट बनेंगे। ये एक्ट इतनी है और कुछ भी नहीं है। वो मैंने आपको नोट्स जो भेजे ना वो देख लेना, वो आसानी हो जाएगी आपके लिए। ठीक हो गया? चलें, ओके। सर जी मैडम। मैडम आवाज आ रही है? करें बात आप। सर ये मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स भी कर रहे हैं इसके अंदर? अस्सलाम वालेकुम सर। रूल भी करने हैं असमा साहब, रूल भी करने हैं। ठीक है। हाँ जी मैडम। सर एक्चुअली मेरा पहले कनेक्ट नहीं हो रहा था ना, तो अगर लेक्चर रिकॉर्डेड हो तो मैं काइंडली वो सेंड कर दीजिएगा। मैं भेज दूंगा आपको, भेज दूंगा आपको। थैंक यू। चले चले चले, ओके, अल्लाह हाफिज़।